क्रिकेट ज्यादा पैसों वालों का गेम है। जिसके पास फैमिली का अच्छा सपोर्ट है वही क्रिकेट कर सकता है। जब मैं स्कूल से बचने के लिए जाता था कि भाई स्कूल में ना जाना पड़े, क्योंकि बच्चों को सब प्यार करते हैं, चाहे वो हारे जीते सब बोलते हैं कि भाई बहुत बढ़िया बेटे। जनता के पब्लिक के बीच में जाके और लंगोट में कुश्ती लड़ना बहुत बड़ी बात है। जो जैसे अच्छा। कपिल शर्मा का शो है, मैं बहुत ज्यादा देखता हूँ वो, अच्छा। क्योंकि उसमें मजा आता रहता है, हंसी मजाक चलते रहते हैं। हेलो एवरीवन, यू आर ऑन एसके लाइव। मैं हूं इंद्रनील बासु। टुडे वी हैव अ चैंपियन ऑफ अ रेसलर, मिस्टर बजरंग पुनिया विद अस। कैसे है बजरंग? बहुत मैं बहुत मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं एकदम आई एम राइट ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं। धन्यवाद जी। तो कैसे हैं आप और क्या चल रहा है? आप बैंगलोर में है, एज यू सेड, बैंगलोर में आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हाउ इज इट गोइंग? कहाँ, कब ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं, कब रेस्ट ले रहे हैं, थोड़ा बताइए। देखिए, मैं अभी बेंगलोर में हूँ। जेएसडब्ल्यू सेंटर है यहाँ पे, विजयनगर में, बल्लारी डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, क्योंकि लॉकडाउन में मैं पूरे तीन तीन महीने घर पे था। तो घर पे इतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं हो पा रही थी, पर चीज़ें थी जो मैं घर पे कुछ चीज़ें मैंने जिम की मंगवाई थी। एक छोटा सा मैट मैंने अपने घर पे भी लगाया था। तो अच्छा। वहाँ पे थोड़ा इतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं हो पा रही थी। तो जब लॉकडाउन खुला, जब फ्लाइट चालू हुई, तो मैं बेंगलोर आया था यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए। कि लॉकडाउन में इतना, क्योंकि अगर वो घर पे रहते तो इतनी ट्रेनिंग नहीं हो पाती थी, फिर वेट भी बढ़ता, और फिर उसके फिटनेस के लिए फिर हमें अलग से 1-2 महीने ट्रेनिंग करनी पड़ती। तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया जेएसडब्ल्यू में, और यहाँ पे सुबह से हम ट्रेनिंग करते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये मानिए आप, वर्ल्ड वर्ल्ड क्लास सुविधाएं हैं यहाँ पे। या जो यह सेंटर है, तो इंडिया में शायद ऐसा सेंटर नहीं होगा कहीं पे भी जैसा यहाँ पे बना रखा है। हर चीज़ की सुविधाएं हैं। और एक रूल बना रखा है, जो गवर्नमेंट का रूल है वो यहाँ पे भी बना रखा है कि भाई जो भी खिलाड़ी बाहर से आएगा वो उसको 14 दिन क्वारंटीन में रहना है, कोरोना हाँ। को देखते हुए। हाँ। तो वो रूल सबके लिए है, इसलिए यहाँ पे कोई सभी सेफ है। इसलिए हम वहाँ से यहाँ पे आए हैं ट्रेनिंग के लिए, कि भाई क्योंकि जान है तो जान है, सीधी बात है। एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। तो इसलिए कोरोना से बचने के लिए यहाँ आए थे। और यहाँ पे जो रूल है, नहीं कोई बाहर जा सकता, नहीं बाहर से कोई अंदर आएगा तो वो 14 दिन क्वारंटीन में रहेगा। और जो मतलब खिलाड़ी ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं को अलाउड कर रहे हैं अभी ये फिलहाल, कि भाई उन खिलाड़ियों को कोई दिक्कत ना हो अंदर आने में। तो काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग चल रही है, सुबह शाम 2 टाइम ट्रेनिंग होती है। और बिल्कुल आशा करते हैं कि भाई आगे एक साल जो ओलंपिक पोस्टपोन हुआ है उसमें ऐसी ट्रेनिंग चलती रहे, इंजरी फ्री होके, और देश के लिए अच्छा करें। तो कितना बजे शुरू होता है आपका दिन? कितना घंटा सुबह का ट्रेनिंग होता है? थोड़ा विस्तार से अगर बताएंगे तो व्यूअर्स कैन गेट टू नो अ लिटिल बिट अबाउट बजरंग पुनियास डेली अब रूटीन क्या है। बिल्कुल सुबह 5, 5:15 बजे उठते हैं। बाप रे। और छः छः डेली। बजे मेरा, हाँ जी, डेली, क्योंकि 6 बजे मेरा जिम में सेशन होता है। छः अच्छा। से 9, 9:30 बजे तक 3 घंटे जिम में सेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे मैं ज़्यादा फिटनेस की करने आया हूँ, क्योंकि अभी टूर्नामेंट तो कोई है नहीं। या क्योंकि अभी हमें इंडोरेंस की है, स्टेम, ये पावर की है, जो जो चीज़ें कमी लग रही है थोड़ी थोड़ी, उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो जिम का ट्रेनर है वो भी फॉरेनर है, स्कॉटलैंड से है शायद वो भी। अच्छा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे बेस्ट सुविधा दे रखी है। तो 3 साढ़े 3 घंटे मेरे जिम में सुबह होते हैं। अच्छा। और उसके बाद आके ब्रेकफास्ट करके थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर लंच करके सो जाते हैं। शाम को फिर यही कभी 4 बजे होता है, कभी 4:30 बजे होता है। पहले आधा घंटा जिम में सेशन होता है, उसके बाद मैट ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। उसमें मैट ट्रेनिंग आप ये मान लो 1.5 से 2 घंटा मैट पे करते हैं। उसके बाद रोप चढ़ना हो गया, चिनअप्स हो गए। तो ये चीज़ें मतलब 3 घंटे शाम को ट्रेनिंग हो जाती है। ये मानिए आप 6.5 7 घंटे सुबह शाम ट्रेनिंग हो जाती है, और दिन में रेस्ट होता है। तो कोई आपको, यू हैव समवन टू रेसल विथ, और आपको शैडो प्रैक्टिस भी करना पड़ता है? नहीं कोई है, कोई कॉम्पिटिटर आपके साथ? नहीं, यहाँ पे बच्चे हैं जो पहले से ही यहाँ पे थे। और मेरे साथ मेरा पार्टनर भी आया है, 74 में है, जितेंद्र, जो अभी दिल्ली में एशियन चैंपियनशिप हुई थी उसमें सिल्वर मेडल जीता था उन्होंने। तो वो अच्छा। मेरे हमेशा साथ रहता है। घर पे थे तब भी वो साथ में ही था। तो हम आपस में पार्टनर स्पारिंग करते हैं। और यहाँ पे भी बच्चे, क्योंकि आप ये मानो कि भाई सबका पता है मुझे, कोई बाहर नहीं जाता, बाहर से कोई अंदर नहीं आता। तो जो रूल है, जो सरकार ने, जो डॉक्टरों ने, जो गवर्नमेंट ने रूल बना रखे, उसके दायरे में रह के हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। और उसमें आपको ये पता है भाई बजरंग कहीं नहीं जा रहा, तो मैं बजरंग के साथ ट्रेनिंग कर सकता हूँ। तो 14 दिन क्वारंटीन के बाद कोई खिलाड़ी आता तो वो सेफ है।
तो उसके साथ या हम ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे हैं, उनके साथ ट्रेनिंग स्पारिंग भी करते हैं, और मेरा पार्टनर भी है जितेंद्र, उसके साथ भी, और जो शैडो प्रैक्टिस है वो भी करते हैं। तो ये रेसलिंग जो है बहुत ही ज्यादा कांटेक्ट स्पोर्ट है, राइट? सो इसको हाउ आप कैसी किस तरह से देखते हैं, कितना चैलेंजिंग होगा ये कोरोना के टाइम में रेसल करना? एंड आई नो बहुत सारे सिस्टम विल बी इन प्लेस, एसओपी रहेगा, बहुत सारे मेडिकल फैसिलिटी रहेगा, बट कितना चैलेंजिंग होगा आगे के दिनों में? देखिए, जब भी टूर्नामेंट स्टार्ट होंगे, क्योंकि अभी टूर्नामेंट इसलिए कैंसिल कर रखे हैं कि भाई कोरोना की जो महामारी है पूरे विश्व में अभी ये मानिए आप फुल चरम पे है। तो जब भी टूर्नामेंट स्टार्ट होंगे, जब यूडब्ल्यूडब्ल्यू का जो फैसला होगा, जो जब वो शेड्यूल देंगे गूगल पे या इंटरनेट पे डालेंगे कि भाई इस टूर्नामेंट से हम रेसलिंग के टूर्नामेंट स्टार्ट कर रहे हैं इस डेट से, तो उसके बाद हमारी इंडियन गवर्नमेंट हमें क्या बोलती है कि भाई आपको खेलना है या नहीं खेलना। तो वो उन चीज़ों पे डिपेंड करता है, क्योंकि यूडब्ल्यूडब्ल्यू भी नहीं चाहेगा किसी भी एथलीट को कोरोना हो, कोई ऐसी या मतलब सिचुएशन आए कि भाई कोई जिंदगी और मौत के बीच में झूले, तो ऐसा कोई भी नहीं चाहता। तो सारी चीज़ें नॉर्मल होने के बाद ही टूर्नामेंट स्टार्ट होंगे। और जो हमारे जो ये मान लीजिए आप खेल मंत्रालय है, जो हमारी फेडरेशन है, वो भी अभी किसी तरीके का रिस्क नहीं ले रही है, नहीं कोई कैंप स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं कोई टूर्नामेंट अभी बोला कि भाई अभी टूर्नामेंट है। तो वो भी इन चीज़ों को ध्यान में रखते हो कि भाई किसी प्लेयर को ऐसी सिचुएशन में ना डाले कि भाई उसको ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करें हम। तो अभी सारी चीज़ें जो हमारे जो अधिकारी हैं रेसलिंग से जितने भी जुड़े हुए हैं, वो इन चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। वो इसलिए सारी चीज़ों को देख के ही स्टार्ट करेंगे ये चीज़ें। एब्सोल्युटली। और बहुत लोग बोल रहे हैं अभी आप इंडिया के शान हो, 3 मेडल्स एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है हमारे इंडिया के लिए, शान है आप। तो क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, ये आप सभी लोगों का प्यार और आशीर्वाद है जो मैं इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ ये प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे कि मैं और देश के लिए और मेडल जीतता रहूँ। यू नो एक चीज है कि ये कंट्री इज ऑब्सेस्ड विद क्रिकेट, सब लोग क्रिकेट करना चाहते हैं, और ये बजरंग पुनिया जो नाम है हर रोज सुनने को आता है, तो विच इज देखिए सो ग्रेट, ग्रेट फीलिंग। देखिए क्रिकेट है, क्रिकेट ज़्यादा पैसों वालों का गेम है। जिसके पास फैमिली का अच्छा सपोर्ट है वही क्रिकेट कर सकता है। और रेसलिंग ऐसा है, जितने भी आप रेसलर देखेंगे, जितने भी आप सुशील है, योगेश्वर है, और बहुत सारे खिलाड़ी, विनेश है, साक्षी है, गीता बबीता, वो सभी नॉर्मल फैमिली से आए हैं, साधारण परिवार से आए हैं वो बिल्कुल। तो आप किसी भी खिलाड़ी का एग्जांपल लगा लीजिए, और क्रिकेट में वही खिलाड़ी आगे जा सकता है जिसका घर का स्पोर्ट अच्छा होगा, जो पैसे लगा सकता है। और क्रिकेट, मैं ये नहीं बोलता क्रिकेट बेकार चीज़ है, जिसका इंटरेस्ट है वो क्रिकेट भी खेले, जिसका इंटरेस्ट है वो कुश्ती भी करे, बॉक्सिंग है, बहुत सारे गेम है, और जो ओलंपिक गेम है। बस मैं तो यही बोलूँगा कि हमारे लोग हैं जो माता पिता हैं, उनकी इतनी सोच नहीं थी कि भाई हमारा बेटा बड़ा होके कोई खिलाड़ी बने, देश के लिए ओलंपिक मेडल जीते। उनकी सोच पहले ये थी कि भाई हमारा बेटा बड़ा होके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ भी ऑफिसर बने। तो अब थोड़ी थोड़ी सोच चेंज होने लगी है, जब हमारे जो खिलाड़ी हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आप एशियन गेम्स में लगाइए, ओलंपिक में साक्षी ने और पीवी सिंधु ने मेडल जीता, उसके बाद कि भाई हमारी लड़कियां भी मेडल जीत सकती हैं। तो बहुत सारे लोगों की सोच चेंज हुई है कि हम भी अपने बच्चे को पढ़ाई के साथ खेल में डालें, क्योंकि खेल में स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, और एक जो हमारे युवा आजकल नशे की तरफ जा रहे हैं उनसे भी बचाव होता है। एब्सोल्युटली। आप 7 साल के थे प्रॉब्ली जब आप रेसलिंग में आए, और स्टार्टेड ऑफ वेरी यंग, तो आपका पापा ने भी बहुत आपको एनकरेज किया कि आप जाके लड़ो, आप जाके करो। तो दैट टेल मी दैट फेज, यू रिमेम्बर वो जब बच्चे थे, आप जब शुरू किए थे, आप दूसरा गेम भी पकड़ सकते थे, खेल सकते थे, फुटबॉल भी खेल सकते थे, हॉकी भी खेल सकते थे, वाई रेसलिंग? देखिए, मैं मुझे नहीं पता था कि भाई मैं जब अखाड़े पे जाता था तो कि भाई मैं इतने बड़े लेवल पे जाऊंगा कि आप लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा, कि भाई मैं इतने लेवल तक, भाई हाँ सभी देशवासी मुझसे उम्मीद करेंगे कि भाई मैं मेडल जीतूं। तो जब मैं जाता था तो जब मैं स्कूल से बचने के लिए जाता था कि भाई स्कूल में ना जाना पड़े, क्योंकि और रेसलिंग मैंने इसलिए चुना क्योंकि हमारे आप हरियाणा में किसी गांव में जाओगे, फुटबॉल हॉकी बहुत कम मिलेंगे।
उसमें बॉक्सिंग। रेसलिंग बॉक्सिंग। है, कबड्डी है, बॉक्सिंग है, ये चीजें ज्यादा मिलेंगी। तो मिट्टी में खेलते थे बच्चे, उनके साथ खेलने में मजा आता रहता था, और उनके साथ खेलते रहते थे। तो उसके बाद जैसे गांव के आसपास दंगल होते थे मिट्टी हाँ में, हाँ। तो दंगल में खेलने के लिए चारों तरफ जनता रहती थी, पब्लिक बैठी रहती थी, और उनके साथ बीच में खेलने का मौका मिलता था। तो वहां पे जब भी कुश्ती हारते थे जीतते थे, क्योंकि बच्चों को सब प्यार करते हैं, चाहे वो हारे जीते, सब बोलते हैं कि भाई बहुत बढ़िया बेटे। क्योंकि हाँ एक जनता के पब्लिक के बीच में जाके और लंगोट में कुश्ती लड़ना बहुत बड़ी बात है। हाँ। तो एब्सोल्युटली। वो मतलब लोग प्यार करते थे, तो वो उन लोगों का प्यार था जो वो यहाँ तक लेके आया कि भाई आज बजरंग पूनिया को सब जानते हैं। तो डांट पड़ता था घर से जब आप स्कूल स्किप करके जाते थे ये सब? बि- बिल्कुल बिल्कुल, घर पे इतनी पिटाई होती थी। मेरे घर हाँ। पे मैंने नहीं देखा मेरे से ज्यादा पिटाई किसी की हुई है। घर में कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसने मेरी पिटाई नहीं की होगी। अच्छा, मैंने और वो पापा मम्मी के बाहर भी थे टीम में? पापा तो नहीं मारते थे, पर मम्मी और मैं, मेरी फैमिली बहुत बड़ी थी, मेरे पापा 4 भाई हैं, हाँ और हाँ चार चार मेरी मम्मी है, मौसी है, 2 आंटी है मेरी। हाँ। तो बहुत बड़ी फैमिली थी हमारी। जिसको भी ये था कि भाई स्कूल क्यों नहीं गया, बकवास करता घूम रहा है, तो सारे टाइम खेलता घूमता रहता है, तो जिसको जिसके हाथ लगता था वो ही संभालता था मेरे को। तो भागने का मौका? घर से भाग के जाएंगे कहाँ से, हमको आना तो घर पे ही है, और ज्यादा पिटाई होगी। नहीं, बट ये बहुत बहुत ही यू नो, यू स्टार्टेड ऑफ यंग, बट पापा ने बहुत सपोर्ट दिया आपको, राइट? जब आप आपने बहुत सारे साइंस दिखाए कि आप ऊंचे लेवल पे जा सकते हैं, तब फादर मस्ट हैव आपने आपको बहुत सपोर्ट दिया होगा। बिल्कुल, देखिए फैमिली का सपोर्ट सबसे ज्यादा होता है। अगर कोई भी, अगर फैमिली मेरे को घर से बाहर नहीं भेजती तो शायद आज मैं यहाँ पे नहीं होता। तो एक मम्मी पापा का बहुत बड़ा रोल होता है एक खिलाड़ी के साथ, बच्चे के साथ। क्योंकि जब मैं घर से बाहर 2005 में आया था, आज से 15 साल पहले मैं घर से बाहर रहने लगा था। तो इस उम्र में सब कोई भी मम्मी पापा नहीं चाहता कि भाई हमारा बच्चा हमारे से अलग रहे। या पर एक ये मानिए, एक बहुत बड़ा त्याग करते हैं मम्मी पापा जब बच्चे को बाहर छोड़ते हैं, अपने दिल पे पत्थर रख के छोड़ते हैं। नहीं तो आजकल के मम्मी पापा देखिए आप, बच्चे को फोन देते हैं कि भाई बच्चा रोए ना। हम रोते रहते थे, ऐसे ही घूमते रहते थे, और फिर उसके बाद घर से बाहर भी घर वालों ने छोड़ दिया कि भाई चलो कुछ तो करेगा। तो ट्रेनिंग के लिए छोड़ा था, तो घर वालों का सपोर्ट था तभी घर से बाहर आए थे, क्योंकि इतने छोटी उम्र में तो घर से बाहर वैसे भी नहीं आ सकते। तो बिल्कुल मम्मी पापा का सबसे बड़ा रोल होता है, पहले गुरु तो वही होते हैं, मम्मी पापा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बट आप आपका उम्र कितना था जब घर में सबको लगा, मौसी को, यू नो एवरीवन, आंटी को, चाचा को, ताऊ जी को, कि ये लड़का आगे जाएगा? ये कब कब आपको ये दिमाग पे डाला गया? उनके दिमाग में कब चढ़ा, माने कब ये चीज उनके दिमाग में आई और आपको लगा कि आप आगे बढ़ेंगे और पीपल आर सपोर्टिंग यू? कब लगा? ये कितना उम्र था? मैं 11-12 साल का था जब मैं घर से बाहर आया, गांव से बाहर आया था। और मेरा जब साई में सिलेक्शन हुआ था, हम्म। झज्जर के पास है मेरा गांव, झज्जर के पास में है, झज्जर के पास है एक गांव छारा। हाँ तो वहाँ पे मेरा साई में सिलेक्शन हुआ था। वीरेंद्र अखाड़ा था, वीरेंद्र गुरु जी का अखाड़ा था, उसमें मैं आया था रहने के लिए। क्योंकि साई में सिलेक्शन होता, उसमें सरकार गवर्नमेंट देती थी महीने के 2,000 3,000 रुपए देती थी गवर्नमेंट। तो घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने साई में सिलेक्शन होने के बाद घर से बाहर आए। तो इतना नहीं पता था कि भाई हाँ मैं इतने मेडल जीतूंगा, इतनी मेहनत करेंगे। जब तो ये था कि भाई हाँ मुझे एक अच्छी जॉब लगनी है ट्रेनिंग करके। हम्म, हम्म। तो जब ये सपने लेके नहीं आए थे कि भाई मैं ओलंपिक मेडल जीतूं या मैं वर्ल्ड मेडल जीतूं, जब हम सपने लेके आए थे कि भाई हाँ मैं अच्छी मेहनत करूं और मैं अच्छी अच्छी जॉब लगूं, यही सोच के गाँव से आए थे। ये हमारा और एक बहुत बड़ा परंपरा है इंडिया में, गुरु शिष्य का जो रिलेशन है, और बहुत बहुत आदर आदर एक्सचेंज होता है, यू नो, आई मीन द शिष्य इज ऑलवेज ग्रेटफुल टू द गुरु फॉर गिविंग टीचिंग हिम ऑल द स्किल्स। तो आपका ये आप रिस्पेक्ट करना जो एल्डर्स को, ये आपके अंदर बहुत है। हमने हमने सुना भी है बहुत सारे स्टोरीज। आप कैसे आप हर कोच को आप सम्मान देते हैं, हर कोच की बात सुनते। तो कैसा था, यू नो, जब छोटा उम्र में आपका जो कोच था, अब आप इतने बड़े रेसलर बन गए, तो आप उनके पास अभी भी जाते हैं, उनसे टिप्स लेते हैं, उनसे बात करते हैं? कैसे करते हैं आप, कैसे मैनेज करते हैं?
देखिए बिल्कुल, एक गुरु का सम्मान कभी भी कम नहीं होता। और जिससे हमने पहली बार जब सीख रहे रेसलिंग हमने स्टार्ट करी थी, जब सीख रहे थे, तो मैं जब भी मौका मिलता है, मैं वीरेंद्र कोसाब के पास जब भी मौका मिलता है, मैं अपने गांव की तरफ जाता हूँ या कभी भी कहीं पे भी जाता हूँ, जब मेरे पास फ्री टाइम होता है तो मैं जरूर जाके आता हूँ और वहाँ पे ट्रेनिंग भी करके आता हूँ एक टाइम। और देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, गुरु का काम होता है शिष्य को सिखाना। और हैं। जब भी कोई गलती करते हैं, ये नहीं कि भाई मैं उधर जाके ही सीखूं, वो ट्रायल देखने आते हैं। और जितने भी कोचिज है, देखिए रिस्पेक्ट करना, एक गुरु का रिस्पेक्ट करना बहुत एकदम। जरूरी है। क्योंकि अगर हमें आगे बढ़ना है तो एक गुरु जो आशीर्वाद देता है, जो दिल से दुआ निकलती है कि भाई हाँ, ये बच्चा मतलब हर किसी की रिस्पेक्ट करता है। तो मुझे लगता है, क्योंकि मैं हर टाइम मेरे जितने भी यार दोस्त रहे हैं, मैं ऐसी यार दोस्तों में रहा हूँ जिन्होंने हर टाइम मतलब अपनों से बड़ों का सम्मान किया है। तो वो चीजें, वो बोलते हैं ना, जैसी संगत होगी वैसी आदमी को संस्कार मिलेंगे। एब्सोल्युटली। तो वो चीजें मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे यार दोस्त अच्छे मिले, और मुझे गुरु भी जितने भी मेरी लाइफ में जितने भी कोचेज आए हैं सभी अच्छे आए हैं। और सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वो हमारे लिए अपने घर को छोड़ के हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं। एब्सोल्युटली। और आप एब्सोल्युटली। उनका सम्मान करोगे तो भगवान आपको उतना ही देगा, जितना आप बोलते हैं ना कि भाई जितने जिस पेड़ पे ज्यादा फल होगा। लगेंगे वो झुकेगा। ज्यादा झुका हुआ होगा। हाँ तो हाँ। ये नहीं कि भाई मैं एटीट्यूड में घूमूं कि भाई हाँ मेरा तो नाम है। एक, क्योंकि उन्होंने उन्होंने मुझे उठाया है। अगर मैं मतलब आकड़ के देखूंगा तो वो नीचे भी गिरा सकते हैं। क्योंकि एक एब्सोल्युटली। दिल से दुआ निकलती है, एक बद दुआ भी निकलती है। तो सम्मान करना, मैं ये नहीं बोलता, गुरु का भी, हर आदमी का जो आपसे बड़ा है उसका सम्मान करिए। ये नहीं कि वो आपका गुरु ही हो जब भी आप उसका सम्मान करेंगे। एब्सोल्युटली। आपका तंदुरुस्ती का राज क्या है? आई मीन, यू आर सो एनर्जेटिक। अब देख के लगता है कि आप तो 4-5 घंटा ऐसे ही नस्ल कर लेंगे। देखिए, ये आप लोगों का प्यार है और आशीर्वाद है, जो इतनी ट्रेनिंग करने की एनर्जी आप लोगों से ही आती है। क्योंकि इतना प्यार और सम्मान मिलता है आप लोगों से, तो वही चीजें हैं कि भाई हमें और मोटिवेट करते हैं कि और ज्यादा ट्रेनिंग करनी है। वो एनर्जी आप लोगों से ही आती है हमें। आई मीन, इतना इतने सारे, ऑब्वियसली गुड विशेस बहुत सारे हैं। अभी लोग लिख रहे हैं कि गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल। सबको एक ही उम्मीद है कि बजरंग पुनिया विल गेट अस द गोल्ड मेडल। तो प्रेशर लगता है कभी कभी, ऐसा ऐसा जब सुनने को आता है, अखबार में निकल छप के आता है बहुत सारी चीजें कि आपके ऊपर बहुत सारे एक्सपेक्टेशन है पूरा कंट्री के। एन ओलंपिक मेडल इज समथिंग, इट्स वेरी स्पेशल। तो क्या क्या लगता है? आई मीन, हाउ डू यू फील देखिए, अबाउट? मुझे बिल्कुल प्रेशर नहीं आता। मुझे अच्छा लगता है कि लोग मुझसे उम्मीद करते हैं। और हम मेहनत इसलिए करते हैं कि हम अपने देश के लिए मेडल जीते। और जब सभी देशवासियों का आशीर्वाद हमारे साथ होगा तो हम जरूर सफल होंगे उस चीज़ के लिए। और प्रेशर लेना, अगर हम प्रेशर लेके हम मैट पे जाएंगे तो हम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। जो हमने ट्रेनिंग करी है हम उसका 100% नहीं कर सकते। और प्रेशर लेके अगर कोई खिलाड़ी खेलता है तो वो, मुझे नहीं लगता वो जीतेगा। तो वो चीजें, कोई भी खिलाड़ी है जब अपने देश के लिए जाता है खेलने के लिए, तो कोई भी नहीं चाहता कि मैं हार के आऊं। हार और जीत ये नहीं कि भाई हर आदमी जीत के ही आएगा, हर आदमी हार के ही आएगा। जो भी मेन जरूरी बात ये है कि आप कैसा खेले हैं, अच्छा खेले हैं या बुरा, जो भी आपकी कमियां हैं उन पे आप काम करिए। अगर आप अच्छा नहीं खेले हैं तो कोई भी खिलाड़ी ऐसे नहीं सोचेगा कि भाई मुझे जाना है और वहां पे हार के आना है। तो खिलाड़ी की लाइफ बहुत अलग होती है। उसको मैं नहीं सोचता कि भाई मैं हारूंगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से ट्रेनिंग कर रहा हूँ और सामने वाला भी अपनी ट्रेनिंग करके आता है। तो मुझे ये है कि भाई मैं जितनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट करूँ। मैं बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। नहीं, बट ये अच्छी बात है कि आपको प्रेशर कभी फील नहीं होता, बिकॉज बहुत सारे स्पोर्ट्स मैन और वुमेन को वो फील होता है जब इन्हें प्लेइंग फॉर इंडिया। वो एक प्रेशर रहता है कि इतना लोग देख रहे हैं, कैसे होगा। बट आपका वो फीलिंग नहीं, बिकॉज आपका वो तंदुरुस्ती, आपका जो बिल्ट है। आपने और कोई स्पोर्ट ट्राई किया बजरंग, अपार्ट फ्रॉम रेसलिंग? बॉक्सिंग किया कभी, या कबड्डी? नहीं, 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 कभी ऐसा किया नहीं। पर जब भी मौका मिलता है, जैसे हम जब मैच ट्रेनिंग नहीं होती तो हम फुटबॉल, बास्केटबॉल, या, वॉलीबॉल ये चीजें खेल लेते हैं। अच्छा। क्योंकि अगर ये चीजें भी, बॉक्सिंग और रेसलिंग भी, कबड्डी भी हो जाएगी। क्योंकि अगर
अगर आप फिट हैं, तंदुरुस्त है, तो आप कोई भी गेम कर सकते हैं। बस उसमें आपको थोड़ा उसके रूल जानने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर कोई एब्सोल्युटली। फिट आदमी है तो वो जरूरी नहीं कि भाई वो एक रेसलिंग ही कर सकता है, वो बॉक्सिंग ही कर सकता है। तो थोड़ा टाइम लगता है सीखने के लिए ये चीजें, पर हमने कभी ट्राई नहीं किया। बस बास्केटबॉल, फुटबॉल हम जब हमारे मैच ट्रेनिंग नहीं होता, हमारे कोचेज शेड्यूल में डाल देते हैं, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, ये चीजें हमारे कैंप में भी खेलते रहते हैं। एब्सोल्युटली, और वही तो, हर स्पोर्ट खेलना चाहिए, और एथलीट का सबसे बड़ा परिचय ये होता है कि यू कैन प्ले एनी स्पोर्ट, अब बस घुसना है रिंग। बिल्कुल बिल्कुल। बट ये है कि आप मैट के बाहर बहुत सारे कुछ अगर देखते हैं तो अपने आप को संतुलन, आपका दिमागी संतुलन कैसे आप रखते हैं? कभी कभी कुछ चीज लगता है कि ये अच्छा नहीं हो रहा है और आपको गुस्सा आता है, तो गुस्से गुस्से को आप, आई नो इनसाइड द मैट यू हैव टू शो एग्रेशन, बट आउट ऑफ द मैट, जब आप ऑफ मैट हो, तो आप कैसे अपने आप को संभालते हैं दिमागी तौर से? देखिए इसके लिए तो मेडिटेशन भी करते हैं, थोड़ा योगा भी करते हैं। और जब भी कोई ऐसी बात होती है, गुस्सा आता है, तो मैं अकेले रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि अकेले में आदमी शांत रहेगा, किसके ऊपर गुस्सा निकालेगा। अगर अकेले हैं तो आप, अगर किसी के साथ आप बैठे हैं और उधर गुस्सा करेंगे तो आप सामने वाले को भी बुरा लगेगा कि यार ये बिना बात के गुस्सा कर रहा है। तो मैं मतलब इसके ज्यादा तो मुझे गुस्सा आता नहीं, पर जब भी कोई ऐसी बात होती है तो मैं अकेला रहना पसंद ज्यादा करता हूँ। तो क्या बोलते हैं आप? मैं जा रहा हूँ अपने रूम में, डोंट डिस्टर्ब मी। नहीं, ऐसा तो कोई इतना तो कोई नहीं करता डिस्टर्ब, हम अकेले ही रहते हैं ज्यादातर, रूम पे ही रहते हैं। कि ट्रेनिंग में जब भी कोई थोड़ी बहुत ऐसी चीजें होती है, कभी अपने आप पे गुस्सा आ जाता है कि भाई ये मैं ट्राई कर रहा हूँ, ये हो नहीं रहा, तो उस चीज पे गुस्सा आ जाता है, तो तब थोड़ा मतलब दुख होता है। जब अकेला ही रहना पसंद है कि भाई चलो कहीं वॉकिंग कर रहे हैं आराम से एकांत में, तो वो थोड़ा मतलब माइंड ठीक हो जाता है उसमें फिर। तो माइंड को ठीक करने के लिए बिसाइड्स योगा करते होंगे, और क्या क्या आपको पसंद है? मूवी देखना, म्यूजिक सुनना, व्हाट इज योर पास टाइम, हॉबीज क्या है आपकी? मैं मूवी तो इतनी नहीं देखता, टीवी पे कम ही देखता हूँ, पर मैं कॉमेडी शो ज्यादा देखता हूँ। जो जैसे अच्छा। कपिल शर्मा का शो है, मैं बहुत ज्यादा देखता हूँ वो, अच्छा। क्योंकि उसमें मजा आता रहता है, हंसी मजाक चलते रहते हैं। हाँ, और उसके वही बाद तो। रेसलिंग वीडियो देख लेते हैं। और तो कुछ नहीं, इतना नहीं कर पाते। और एक अभी लॉकडाउन में मैंने बुक पढ़नी स्टार्ट करी थी, अच्छा। तो थोड़ा थोड़ा बुक भी पढ़ रहे हैं। अच्छा। अच्छा, हाँ जी। ये जो है, हंसते रहना चाहिए, आई मीन ऑफ द फील्ड, एंड आई एम श्योर वो कॉमेडी जो भी आप देखते हैं शोज, उसको आपको बहुत तंदुरुस्ती अंदर से एक अलग टाइप का मिलती होगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैं उसको देखता हूँ। मुझे मतलब जो उसमें जो जोक चलते रहते हैं, वो एक फैमिली, मतलब फैमिली पूरी बैठ के एक साथ देख सकती है, हंसी मजाक है, हाँ, तो उसमें मुझे मजा आता रहता है। मैं तो पूरा दिन जब खाली होता हूँ वही देखता रहता हूँ ज्यादातर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और ये है कि बजरंग, आपका जो करियर ग्राफ है, जैसे आप पहले से ही इतना सारे, आप जाते हो कहीं भी जाते हो मेडल लेके आते हो, और वो शुरू हुआ ब्रॉन्ज मेडल से, फिर गया सिल्वर पे, गोल्ड भी ले आए बहुत सारे। सो ये प्रोग्रेशन जो था, ये कैसा था? और आपका जो ये कहीं भी जाके जीतना का जो एक एक हैबिट है, ये बहुत अच्छा हैबिट है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं आपको पहले भी बताया, मैं अपनी ट्रेनिंग करता हूँ कि भाई हाँ, जब भी मैं देश के लिए खेलूँ, ये नहीं कि भाई कोई छोटा टूर्नामेंट है या बड़ा टूर्नामेंट है, मैं अपनी तरफ से ये जो भी बाउट खेलने के लिए जाता हूँ, मैं ये सोच के खेलता हूँ कि ये मेरी फाइनल बाउट है। चाहे वो पहली बाउट है, दूसरी बाउट है, कि मेरी ये फाइनल बाउट है और मुझे ये जीतनी है। तो मैं ये सोच के जाता हूँ। और बस सभी देशवासियों की दुआएं साथ होती हैं, तो ये अपने आप होता चला जाता है। नहीं, 2013 14, आई मीन इफ यू नो टर्न द पेजेस, बस मेडल्स ही मेडल्स है, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स, कहीं भी गए आप, एशियन चैंपियनशिप। तो आई मीन देयर वर डेज आप यू लॉस्ट मैचेस आल्सो। आई रिमेंबर फरवरी में यू लॉस्ट टू अ जापानीज रेसलर। तो कैसे आपने आपको, हाउ डू यू रिवाइव, आई मीन कैसे आपने आपको फिर से आप उस मोड पे लाते कि हमें फिर जीतना है जाके, सपोज यू लूज अ मैच? देखिए हार और जीत खेल का हिस्सा है। अगर हम हारने से डरेंगे तो हम कभी जीत नहीं सकते। तो आपको अगर अच्छा करना है तो हार भी होगी, उसमें जीत भी होगी। तो उन चीजों को आपको भूल के आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ, जो आपने कमी करी है उन पे आपको काम करना पड़ेगा। जो आप कमी भाई उस टूर्नामेंट में मैंने जो कमियां करी हैं उन पे हम काम करेंगे,
उनको हम सीखेंगे कि भाई हाँ नेक्स्ट टूर्नामेंट में हम ये ना करें, तो तभी हम जीत की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर हम ये सोच के छोड़ देंगे चलो हार गए तो हार गए, कोई नहीं, क्या होता है एक हार से, तो उसमें फिर आदमी दोबारा भी हार सकता है। हम्म, हम्म। उस पे काम करना जरूरी है कि भाई उस पे जो हमने कमियां गलतियां हैं उन पे हमने काम करना बहुत जरूरी है। सो फरवरी लास्ट टाइम आपने एक कंपटीशन में हिस्सा लिए थे, उसके बाद बहुत 4 महीने के ऊपर हो गया, कोई कंपटीशन आप कुडंट टेक पार्ट बिकॉज नो नो कंपटीशन इज हैपनिंग। तो आपको कहीं कहीं ना कहीं लगता है कि ये थोड़ा डिसएडवांटेज होगा बहुत सारे रेसलर्स के लिए जब फिर मैट में सब वापस आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये थोड़ा हाँ मुश्किल होगा अभी, क्योंकि टूर्नामेंट होते तो हम खेलते रहते थे। हाँ, अभी चार हाँ, महीने से कोई टूर्नामेंट नहीं है, हाँ, और सभी, एक रेसलर नहीं सभी खिलाड़ी अपने घर पे बैठे हैं। हाँ। तो वो थोड़ा मुश्किल समय होगा, जब भी टूर्नामेंट आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा टूर्नामेंट करके, क्योंकि हम ट्रेनिंग तो हम डेली करते, पहले भी करते थे, तो जो कमियां हैं वो हमें टूर्नामेंट में पता लगेंगी। हम्म, हम्म। क्योंकि ट्रेनिंग में तो आप पॉइंट देते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, ये क्योंकि ट्रेनिंग हम इसलिए करते हैं कि भाई रेसलिंग में हम उनको अप्लाई कर सकें। हाँ, हाँ। तो वो चीजें जो कमियां हैं वो हमें मैच में ही पता लगेंगी। और मैच जब स्टार्ट होंगे तो मैं जब शुरू होंगे तो मैं फेडरेशन से अपने कोचेज से बैठ के उस बारे में बात करेंगे कि भाई कौन से टूर्नामेंट हमें खेलने हैं, ओलंपिक तक कौन से हमें टूर्नामेंट मिस करने हैं। अच्छा, हाँ वो अभी जी। तक प्लानिंग चल रहा है, प्लानिंग स्टेजेस में है। क्योंकि अभी टूर्नामेंट सभी कैंसिल, अभी किसी को नहीं पता कब टूर्नामेंट स्टार्ट होंगे, अभी प्लान बना के क्या करेंगे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। कैसा क्या लगा था जब इतना तैयारी के साथ थे और ओलंपिक पोस्टपोन हो गया 1 साल के लिए? तो बहुत उदासी हुआ, बहुत 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 सैडनेस हुआ कि यार तैयार हूं फिर भी नहीं हो रहा है। देखिए, हमने ओलंपिक के लिए तैयारियां की थी, अच्छी तैयारियां की थी, और मेरी परफॉर्मेंस भी अच्छी चल रही थी। पर कोरोना की किसी ने तैयारी नहीं की थी। या, तो कोरोना आने के बाद तो मैं जब इतनी मतलब पूरे विश्व में इन्होंने कोरोना ने ऐसा रूप ले लिया, तो फिर उसके बाद ये था कि भाई अगर जिंदगी रही तो ओलंपिक तो और भी खेलेंगे। यस। तो जब भी ओलंपिक पोस्टपोन नहीं हुए थे तभी तो बोल रहे थे कि भाई अभी कुछ नहीं पता। तो मैं तो यही जो हमारे डॉक्टर, हमारे गवर्नमेंट जो आदेश निर्देश देते थे मैं उन्हीं का पालन करता था कि भाई अपने घर पे रहना है। क्योंकि ओलंपिक एक साल फिर पता लगा भाई एक साल के लिए पोस्टपोन कर दिया है। तो वो मतलब सभी खिलाड़ियों के लिए अच्छी बात थी कि भाई हाँ, अभी क्योंकि सभी की ट्रेनिंग बंद थी, वो ट्रेनिंग बंद होने के कारण सबकी परफॉर्मेंस अप डाउन चल रही थी। तो वो एक साल के लिए हमें टाइम मिला है, कोरोना खत्म होने के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट करके वापसी हम अपनी परफॉर्मेंस को देख सकते हैं कि भाई हम कितनी हमें किस चीज़ में हमें काम करना है, रेसलिंग टेक्निक में करना है, पावर में करना है, स्टेमिना है, फ्लेक्सिबिलिटी, किस चीज़ पे हमें ज़्यादा काम करना है। तो उन चीज़ों का पता एक साल के लिए टाइम मिला, मैंने उसके लिए पॉजिटिव सोचा है कि भाई जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है। सबको, पूरा हिंदुस्तान को पता है आपको तो मेडल मिलने ही वाला है, ये तो सर्टेन है, लिखा हुआ है, इट्स रिटन ऑन द चलो, वॉल। बट चलो धन्यवाद जी आपका। नहीं, बट बाकी जो रेस्लर्स हैं उनके कितने चांसेस है वज्र? देखिए अब की बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में आप परफॉर्मेंस देखें तो हमने 4 मेडल के साथ क्वालिफाई किए हैं। हम्म, हम्म, दीपक पूनिया है, रवि कुमार है, विनेश फोगाट है और मैं हूँ। हम्म, तो 4 क्वालिफाई हमने मेडल के साथ पहली बार किए हैं रेसलिंग में। हम्म, तो आप ये मानिए वर्ल्ड चैंपियनशिप में जितने भी खिलाड़ी आते हैं उनसे कम आते हैं ओलंपिक में। ओलंपिक में 16 खिलाड़ी आएंगे, हम्म, हम्म, पर ओलंपिक में वो खिलाड़ी आएंगे जो मतलब अपनी तरह जो क्वालिफाई करेंगे और बेस्ट होंगे। या, मुझे लगता है अब की बार रेसलिंग में अब की जो ये अगस्त में होने वाली थी हम्म, उनमें हम 3 से 4 मेडल देख रहे थे कि भाई हाँ 3 से 4 मेडल आ सकते हैं रेसलिंग में, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही थी सभी खिलाड़ियों की। हम्म। तो अब सभी एक साल का और टाइम मिला है, तो मैं आपके माध्यम से भी यही बोलूँगा कि ऐसे ही आप तैयारी करते रहो। जो एक साल का समय मिला हमें उसको अच्छे से प्रयोग करना है और अच्छी तैयारी के साथ ओलंपिक में जाना है। एब्सोल्युटली। और आप वर्ल्ड नंबर 2 है 65 वेट कैटेगरी में, और नंबर 1 है रशिया से, और नंबर 3 है काजाकिस्तान से। सो ये कितना चैलेंजिंग है ये पूरा 1 2 3 4 जो टॉप रेसलर्स है आपकी कैटेगरी में, ये कितना इंटेंस है इनके बीच में कंपटीशन? आप तो ऑब्वियसली टॉप टाइटल कंटेंडर है, तो कितना चैलेंजिंग लगता है?
देखिए मैं 65 की आपको बात बताऊं तो वर्ल्ड में सबसे टफ टूर्नामेंट 65 में होता है। एब्सोल्युटली। पहले क्योंकि 74 65 ये दो वेट ऐसे हैं जिनमें नेचुरल आदमी का वेट 74 65 इनके बीच में रहता है। तो सबसे मैं आपको बताऊं सब टूर्नामेंट कैटेगरी में आप ये देख लोगे भाई इसमें ये खिलाड़ी है जो बेस्ट है, इसमें ये है ये बेस्ट है। 65 में ऐसा कोई भी खिलाड़ी नहीं है जिसको आप एक अकेले को बेस्ट निकाल सकते हो। और ज़्यादा मैं तो ये नहीं रखता कि भाई आप एक टॉप 10 में है टॉप 4 में है। मैं तो ये रखता कि आप जिस भी टूर्नामेंट में जाओ वहाँ पे आप मेडल जीतो। एब्सोल्युटली। तुम तो ये नहीं कि भाई एक नंबर पे दो नंबर पे 65 में 14 15 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कोई भी किसी को हरा सकता है। तो इसलिए आप एक खिलाड़ी को नहीं बता सकते कि ये सबसे बेस्ट है। आप हर वजन में बता सकते हो भाई 57 में ये बेस्ट है, 74 में ये बेस्ट है, 86 में ये बेस्ट है। पर आप 65 में नहीं बता सकते। आप किसी से भी पूछोगे कौन बेस्ट है तो एक आदमी आगे ये चैंपियन बनेगा 100% श्योर है। कोई भी नहीं बता सकता आपको। कंपटीशन बहुत ही टक्कर का है। बिल्कुल बिल्कुल जी। एंड जिस दैट्स द रीजन एंड यू आर अ चैंपियन इन दैट। जो चैंपियन कोई बता नहीं सकता कौन हो सकता है, कौन जीत सकता है, उसमें आपके ऊपर इतने सारे होप है और इतने सारे गुड विशेस है कि पुण्य लाएगा ही लाएगा मेडल। तो दैट चलो दैट तो धन्यवाद जी। बस वो मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जिस दिन मैं मैट पे उतरूँ वो दिन मेरा हो, भगवान मेरे साथ हो एब्सोल्युटली और मैं एब्सोल्युटली। देश के लिए मेडल जीतूं। कितना कितना लक होता है, कितना हार्ड वर्क होता है एक मैच में, जब रेसलिंग मैच देखिए होता है उस लेवल पे। हार्डवर्क जितना भी आप कर सकते हो उतना आप करिए। और वो बोलते हैं ना जहाँ पे डॉक्टर काम नहीं आते वहाँ पे दुआएं काम आती हैं। डॉक्टर अच्छा। बोल देते हैं कि भाई अब हमारे बस की बात नहीं, वहाँ पे दुआएं काम आती हैं। हाँ। तो वही काम रेसलिंग में किसी भी गेम में आप जहाँ पे आप अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हो और उसके बाद आप जीत नहीं रहे तो वहाँ पे दुआएं काम आती हैं। तो दुआ भी बहुत जरूरी है। दुआ भी दवा का काम करती है। एब्सोल्युटली। और इतना सारे लोगों 1 बिलियन पॉपुलेशन का दुआएं हैं होंगे जब आप टोक्यो में जाएंगे नेक्स्ट ईयर 21 पे। वो हम उस दिन का बहुत बेहतर, माने आई एम लाइक वेटिंग फॉर दैट डे पेशेंटली, कब होगा वो दिन। तो धन्यवाद जी। 100 मैं भी यही चाहता हूँ 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का आशीर्वाद और प्यार मेरे साथ रहे। एब्सोल्युटली। 15 साल पहले इंडियंस वे नॉट लाइक, ऐसे लगता था कि पावरफुल नहीं है इंडियंस। आज का डेट में 2020 में एक वी कैन compete with the Kazakhs, Kazakhstan wrestlers, we can compete with Russians। तो इतना ताकत हम हिंदुस्तानियों में पहले से था, अभी अभी आया है। हाउ डू यू सी रेसलिंग एज अ स्पोर्ट ग्रोइंग इन लास्ट 15 years? वो ताकत हमें पहले से ही थी क्योंकि अपने जो भी खिलाड़ी हैं बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं। और मैं पूरे वर्ल्ड में घूमे हैं, पूरे वर्ल्ड में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे देखते हैं हाँ, जितना हिंदुस्तानी खिलाड़ी जो ट्रेनिंग करता है इतनी ट्रेनिंग कोई भी खिलाड़ी नहीं करता। बस हमारे में तो ये मानो आप एक तो खाने में बहुत ज़्यादा मिलावट होती है। हाँ। और गर्मी इतनी होती है कि 8 9 महीने तो हम गर्मी से ही लड़ते रहते हैं। एक मौसम का भी बहुत बड़ा फर्क होता है। क्योंकि मौसम अच्छा होगा तो हम और ज़्यादा ट्रेनिंग कर सकते हैं। गर्मी में हम लगे रहते हैं 2 2 3 3 घंटे तक। और खाने का बहुत बड़ा महत्व होता है क्योंकि अगर आप अच्छी ट्रेनिंग करके अच्छा खाएंगे नहीं तो आप में ताकत नहीं बन सकती। तो एब्सोल्युटली। ताकत हमारे खिलाड़ियों में पहले भी थी। वो सोच चेंज हुई जब 2008 में सुशील भाई ने मेडल जीता। एब्सोल्युटली। तो उनके उसके बाद सोच चेंज हुई कि भाई हम भी जीत सकते हैं। उसके बाद 12 में 2 मेडल जीते हमने, सुशील भाई ने और योगेश्वर भाई ने दोनों ने मेडल जीते। तो वो सोच चेंज होती चली गई। उसके बाद 2013 में जब मैं 18 साल का था, अमित दैया था 19 साल का था, हमने वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीता। क्योंकि सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में इतनी कम उम्र में किसी ने मेडल नहीं जीता और वो मेडल जीता है। तो सुशील भाई ने 2003 में सुशील भाई ये थे कि भाई मेडल जीत सकते हैं। और उसके बाद 2010 में वो चैंपियन बने थे। तो उस मेडल के लिए उन्होंने 7 साल का वेट किया, 7 साल मेहनत की। तो एब्सोल्युटली। नहीं, और हमारे एक कोलीग शानवी सदाना वो सवाल पूछ रहे, आप अपने पर्सनल और रिंग के संतुलन कैसे रखते हैं? देखिए वो संतुलन तो रखना पड़ेगा। अगर आप यही है कि भाई आप जब मैट पे जाते हैं तो पूरा सीरियस होकर आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी।
जब भी आप हाँ अपने रिंग में उतरते हैं तो आप उसके प्रति सीरियस रहिए, चाहे बाहर कुछ भी चल रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं। जब हम ट्रेनिंग के लिए जाते हैं 2-3 घंटे जब भी, तो उसमें पूरा अपना 100% दीजिए, जब भी आप अच्छा कर सकते हो। और नॉर्मल लाइफ तो सब हमारी भी ऐसी लाइफ है जैसे नॉर्मल आदमी की होती है, ऐसी हमारी लाइफ है। मैं मुझे तो लगता नहीं कि भाई मेरी लाइफ कुछ चेंज हुई है मेडल आने के बाद। मुझे लगता है मेरी लाइफ जो जैसी पहले थी वैसे ही सेम है। यू नो लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम पाकिस्तान आर राइटिंग आल्सो, आपको बहुत सारे गुड विशेस दे रहे हैं कि आप जाके यू नो चैंपियन, ये तो बहुत बड़ी चीज है, यू नो आई मीन गेटिंग एक्कोलेट्स फ्रॉम पाकिस्तान आल्सो, फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट रीडर्स। चलो जी, पाकिस्तान की तरफ से भी धन्यवाद। नो रियली, ये एक बहुत बड़ा उम्मीद का जो एक यू नो इतने सारे लोग जुड़ गए हैं रेसलिंग के कारण। तो आप जब 2008 में सुशील कुमार, 2012 में जब वो लोग वी वर विनिंग मेडल्स, तो कभी आप विजुलाइज किए थे कि आप भी इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे एक दिन, और ऐसे मेडल होप सबके लिए, यू नो यू कैरी द बर्डन ऑफ यू नो गेटिंग अ मेडल होप फॉर इंडिया एक दिन? 2013 में जब मेडल जीता था वर्ल्ड हाँ चैंपियनशिप में, उसके हाँ बाद लगा कि भाई हाँ, मैं अपने देश के लिए मेडल जीत सकता हूँ। क्योंकि जब मैं 18 साल का था तभी मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीता। और क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप का टूर्नामेंट बहुत टफ होता है, उसमें 40-50 खिलाड़ी आते हैं, और ओलंपिक में तो 18 से 20 खिलाड़ी आते हैं। पहले 20 आते थे, अब 16 खिलाड़ी आते हैं। अब की बार जो ओलंपिक होगा उसमें 16 खिलाड़ी भाग लेंगे। हम्म, हम्म, हम्म। तो जब आप वर्ल्ड चैंपियनशिप में आप मेडल जीत रहे हैं तो देशवासियों की उम्मीद भी बढ़ेंगी आपसे कि भाई हाँ, क्योंकि अब आप भारत का इतिहास देखेंगे तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में 15-16 मेडल है शायद अभी तक, 16 मेडल है शायद। तो ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है जब क्योंकि लोग आपसे जब भी उम्मीद करते हैं जब आप अच्छा कर रहे हैं, और आप कि भाई हाँ ये जीत सकता है। और 2013 के बाद मुझे लगा कि भाई मैं जीत सकता हूँ। 2014 में फिर एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन चैंपियनशिप में मैंने उस साल 2013 मेरे लिए ब्रॉन्ज था, और 2014 मेरे लिए सिल्वर था। उसमें एशिया चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशिया चैंपियनशिप, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, तीनों में मैंने सिल्वर जीता था। एब्सोल्युटली। और ये इतना जीतने के बाद डू यू थिंक जो सोच है कॉर्पोरेट का, यू नो टू पंप इन मनी बिहाइंड द स्पोर्ट, वो कहीं ना कहीं बेहतरीन हुआ है, और अच्छे हो रहे हैं, और सपोर्ट चाहिए? हाउ डू यू सी दैट? देखिए, जब हम मेडल जीतते हैं तब सपोर्ट बहुत मिलता है। हाँ और मैं आपके माध्यम से यही बोलूँगा कि हमें ज़रूरत है, जो हमारे जो ग्रास रूट से जो स्टार्ट करते हैं खिलाड़ी, उनको भी सपोर्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर हमें ओलंपिक मेडल, फ्यूचर में हमें ओलंपिक मेडल, वर्ल्ड के मेडल चाहिए होंगे तो हमें उनको ज़्यादा सपोर्ट करना होगा। क्योंकि मेडल जीतने के बाद तो सपोर्ट करने के लिए सब आ जाते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। स्पॉन्सर भी आ जाते हैं, गवर्नमेंट भी आ जाती है, चारों तरफ से आपके पास सपोर्ट होगा, जॉब भी मिल जाती है। पर जरूर ज़्यादा ज़रूरत तब होती है जब आप स्टार्ट कर रहे हो और उस टाइम पे आपको ज़रूरत है, क्योंकि फैमिली इतना नहीं कर पाती जितना एक खिलाड़ी को चाहिए होता है। बहुत कम फैमिली ऐसी होती है जो इतना कर पाएंगे। बजरंग, बहुत सारे फॉरेन कोचेस देखने को मिलता है, यू नो इन इंडिया अभी, आके ट्रेनिंग करता है। आपके साथ ये भी बहुत लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। आपने जो बोला जिम ट्रेनर है, जो ट्रेनिंग ट्रेनर है आपके साथ, ही इज अ फॉरेनर। तो इंडियंस कितने सक्सेसफुल है इसमें? आई मीन इन 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 टर्म्स ऑफ यू नो कोचिंग, ट्रेनिंग, बिल्डिंग अ बॉडी, बिल्डिंग दैट माइंडसेट, इंडियंस कितना सक्सेसफुल है एज कोचेस? देखिए, ऐसी बात नहीं है कि हमारे इंडियन कोचेज में कोई कमी है। देखिए, मेरे पास में मेरा पर्सनल कोच है जो वो फॉरनर है, और अच्छा। इसलिए उसका मुझे इसलिए ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। हम कहीं पे भी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, मैं अपने कोच के बारे में बताऊंगा आपको। कहीं पे भी हम रसिया में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, तो इंग्लिश बहुत कम लोगों को आती है। अच्छा। कि भैया हमारे जो कोचेज है वो इंग्लिश बोल लेंगे तो समझ लेंगे। वहाँ पे रसियन अपनी भाषा बोलते हैं सभी। जो मेरा कोच है वो जॉर्जिया से है, तो उसको अच्छा। रसियन भी आती है, यूरोप की जो भाषाएं हैं वो भी आती हैं। तो मुझे उसका फायदा मिलता है कि भाई मुझे कुछ खाने का चाहिए है, भाई मुझे कुछ दिक्कत हो रही है, या मुझे पार्टनर, जब भी मैं स्पारिंग करता हूँ तो सब भी मुझे अच्छे पार्टनर मिलते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फायदा होता है कोच का।
टेक्निक तो सेम होती है, वही इंडियन कोचेज बताएंगे, वही फॉरेनर कोचेज बताएंगे। बस मेन फायदा में ये होता है कि भाई वो अच्छे पार्टनर ले आके देंगे आपको ट्रेनिंग के लिए। अगर आपको किसी चीज की दिक्कत है तो, क्योंकि एक इंग्लिश को किसी को आती नहीं, फिर आप बोलोगे कैसे किस चीज की जरूरत है आपको। तो ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एब्सोल्युटली। और मैच के दौरान तो कोच के साथ इंटरेक्शन चलता ही रहता है, यू नो, यू कांट स्टॉप दैट। हाँ, वे तो वो चीजें तो अलग होगी। वो तो वो चीजें तो कोच का और एक स्टूडेंट का जो तालमेल है वो तो जरूरी है, क्योंकि कोच एब्सोल्युटली। बाहर से कुछ बोलता रहेगा और अंदर रेसलिंग में आप उस चीज पे ध्यान नहीं देंगे तो, क्योंकि बाहर से बैठे हुए आदमी को ज्यादा दिखता है, हम अंदर करें उसमें हमें कमियों का नहीं पता लगता कि भाई क्या गलती कर रहा है सामने वाला। Absolutely. You know, I mean, Bajrang, you're such a sport, such a champion. आपके जैसा, you know, I mean, I exactly know why so many people are behind you. You are champion of a wrestler. हमें ये बोलने में बहुत खुशी हो रहा है कि आपका आना इसके लाइफ में ये बहुत बड़ा it's a big thing for us. You came on the show and shared your thoughts about wrestling and everything. बहुत अच्छा लगा बजरंग आपसे बात करने में, और वी विश यू ऑल द बेस्ट। गो अहेड थैंक यू, एंड थैंक एंड कीप कॉन्करिंग दिस वर्ल्ड। यू, बहुत धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू बजरंग। ओके।